हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है सैटरडे स्पेशल सेशन में, जिसका आपको रहता है पूरा वीक बेसब्री से इंतजार। आप किसी भी मीडियम से आते हो, हिंदी मीडियम से, पंजाबी मीडियम से, गुजराती, बंगाली, उर्दू, इस सेशन के जरिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे इंग्लिश को आपको कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश स्कूल के स्टूडेंट की तरह अप्रोच करना है। इनफैक्ट उससे भी बेहतर तरीके से आप अप्रोच करना सीखेंगे। मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस कैसे बनाएं, हर सेंटेंस के हर वर्ड को उसकी जगह बताएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, साथ ही साथ सेंटेंस के स्ट्रक्चर और उससे जुड़े हुए ग्रामर रूल्स को भी डिस्कस करते हैं। तो इनफैक्ट आप क्या करेंगे, आप जहां से इंग्लिश शुरू हुई थी और जहां आके खत्म होती है वो अप्रोच आप इस सेशन में मेरे साथ सीखते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, जरूर से पूरे फोकस से देखना और एक लाइक अभी से दे दें। आज का जो आर्टिकल है वो बेस्ड है न्यूयॉर्क टाइम्स से, है ना। ये देखो आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूं। द एंट दैट पोक्ड द ड्रैगन, वो चींटी जिसने पोक कर दिया, उकसा दिया, भड़का दिया इस ड्रैगन को। एंड यहां पे बताया गया जैक मा की कंपनी को, इनकी कंपनी है एंड ग्रुप, और यहां पे ड्रैगन है शी जिनपिंग जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सीसीपी के प्रेसिडेंट है ना। तो इन दोनों का आपस का ईगो गेम चल रहा है, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल बेस्ड है। बहुत अच्छी तस्वीर भी इसने लगाई थी, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। ये शी जिनपिंग इस एंट को, जो कि जैक मा की कंपनी है, इसको क्रश कर रहे हैं। टाइटल पैराग्राफ देखते हैं इसका क्या कहना चाह रहा है। पहले मैं सिंपल तरीके से पढ़ूंगा ताकि आपको पता लगे इस सेंटेंस को मैं लिखा क्या हुआ है, फिर हम आएंगे अपनी टेक्निकल वे में कैसे इस सेंटेंस को ब्रेक करना है ना। करा इन चाइना जैक मा इज सिनोनिमस विद सक्सेस। द इंग्लिश टीचर टर्न्ड इंटरनेट एंटरप्रेन्योर इज द कंट्रीज रिचेस्ट पर्सन। सिंपल सेंटेंसेज है। करा इन चाइना, चाइना के अंदर ये जो बंदा है ना जैक मा, कह रहे ये बंदा इज सिनोनिमस, ये सिनोनिमस है। सिनोनिमस क्या होता है? पर्यायवाची। आपने हिंदी में सुना होगा ना पर्यायवाची। सिनोनिमस मतलब पर्यायवाची जैसा, एक एडजेक्टिव है सिनोनिमस। कह रहे जैक मा एक पर्यायवाची है या पर्यायवाची जैसा है सक्सेस के साथ। अगर चाइना में आप सक्सेस बोलोगे तो लोग बोलेंगे जैक मा, समझ गए ना। कह रहा और ये जो इंग्लिश टीचर टर्न्ड इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है, देखो पहले था ये इंग्लिश का टीचर, बाद में बदल गया इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, है ना, डिजिटल उद्यमी, डिजिटल व्यवसायी। कह रहे ये कंट्री का रिचेस्ट पर्सन है, कंट्री का सबसे ज्यादा अमीर आदमी है। ये थोड़ा सा गलत आर्टिकल है क्योंकि ये सेकंड रिचेस्ट पर्सन है आज की डेट में, फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन कोई और है ना। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है। अब इसको सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से सीखेंगे। जैक मा सिनोनिमस है सक्सेस के साथ, और कैसे इंग्लिश टीचर बदल गया एक जो एंटरप्रेन्योर में चाइना का रिचेस्ट पर्सन भी है। अब इस सेंटेंस को देखेंगे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक के जरिए। बट उससे पहले आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और क्वालिटी टेस्ट सीरीज चाहते हो, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा परीक्षा ऐप। इस पे YED 50 कोड लगाने पे YED के सभी मेंबर्स को 50% ऑफ मिलता है किसी भी टेस्ट सीरीज पे। SSC पे भी लगेगा, बैंक्स पे भी लगेगा, रेलवे पे भी लगेगा और किसी स्टेट बोर्ड के एग्जाम पे भी लगेगा। अब ये कोड कैसे लगाना है और कैसे डिस्काउंट मिलेगा आपको, ये मैं आपको बता देता हूं। आप सबसे पहले परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, कुछ इस तरह की ये ऐप है। डाउनलोड करने के बाद अपना लॉगिन ID पासवर्ड है ना सब लगाने के बाद आप अपने एग्जाम्स को सेलेक्ट करें, बैंकिंग को, SSC को, UPSC को, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहां से आप चेंज कर सकते हैं एग्जाम को। यहां हमने SSC चूज किया हुआ है। नीचे जाकर के रेकमेंडेड टेस्ट सीरीज में जाएं, जैसे मैंने यहाँ पे CHSL को अप्लाई किया, तो CHSL में मुझे दिखे 25 टेस्ट, कितने के? 279 रुपीज के। अब ये 25 टेस्ट के लिए आपको 279 पे नहीं करना है, आपको सिंपली यहां पे क्लिक करके YED 50 कोड को अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 280 की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 140 रुपए में। अच्छे टेस्ट है, क्वालिटी भी अच्छी है, बस कोड याद रखें YED 50 और आज ही अप्लाई करके टेस्ट सीरीज को बाय करें। इस ऐप का लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, अब ब्रेक करेंगे सेंटेंस को। सभी नाउन्स ग्रीन कलर में, सभी एडजेक्टिव्स ब्लू कलर में, सभी वर्ब्स रेड कलर में, कंजंक्शन येलो कलर में और एडवर्ब पिंक कलर में। कलर्स मैं हर बार वैसे ही रखता हूं ताकि आपको याद रहे, है ना। अब देखो अपने को 3 रूल्स को समझना है इसको सॉल्व करने से पहले। पहला रूल क्या है? हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना होगा। वो सेंटेंस नहीं जिसके में कोई सब्जेक्ट नहीं। अगर सब्जेक्ट को ढूंढा है तो उसकी एक वर्ब जरूर होगी, वो वर्ब कोई वर्ब नहीं जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं, और वो सब्जेक्ट नहीं जिसकी कोई वर्ब नहीं। समझ गए ना। तो सबसे जरूरी चीज सेंटेंस में होती है सब्जेक्ट और वर्ब, दोनों को आपस में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ मैच भी करना पड़ेगा, दोनों अग्री होने चाहिए एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है? सब्जेक्ट सिर्फ नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड बनता है और कुछ केसेस में इन्फिनेटिव बनता है। तो ये 3-4 चीजें ही सब्जेक्ट बन सकती हैं, है ना। तो यहाँ पे ग्रीन में आप नाउन प्रोनाउन देख रहे हो, यही सबके सब सब्जेक्ट बनने के दावेदार हैं। तीसरा क्या है?
या तो नाउन प्रोनाउन जीरेंट सब्जेक्ट बनेगा, या वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, या वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। हर प्रेपोजिशन को हमें एक ऑब्जेक्ट देना है, जिन इनमें से जो सब्जेक्ट बन गया वो ठीक, जो रह गया वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो बस इन तीन ही रूल्स के ऊपर अपने को चलना है, ठीक है ना। चलो, इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है चाइना नाम का प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। जैक मा अगेन एक प्रॉपर नाउन है, एक आदमी का नाम है, प्रॉपर नाउन होता है। अब देखो ध्यान से, ये जो नाउन है ना किसी भी प्रेपोजिशन से जुड़ा नहीं हुआ। इससे पहले एक प्रेपोजिशन आ रही है, वो चाइना के लिए आई थी, इसका कोई काम नहीं है उससे। दूसरा, ये नाउन किसी वर्ब से भी नहीं जुड़ा हुआ, इससे पहले कोई वर्ब नहीं आ रही। यही वो नाउन है जो कि आवारा नाउन है और आपका बनेगा सब्जेक्ट। मैंने बताया ना, सब्जेक्ट या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है नाउन, या फिर वो सब्जेक्ट होता है। अगर ये वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो यही तुम्हारा सब्जेक्ट है, समझ गए ना। तो जैक मा हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिला, रूल नंबर 1 क्या कहता है, उसकी वर्ब ढूंढो। जैक मा की वर्ब भी इसकी बाजू में पड़ी है, इज नाम की वर्ब जो कि एक हेल्पिंग वर्ब होती है, यहां मेन वर्ब बन के आई है, इसको बोलते हैं लिंक वर्ब। जब जब बी फैमिली की, खास बी फैमिली की हेल्पिंग वर्ब्स, सिर्फ बी फैमिली की हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब बन के अकेले आ जाएं, वो कहलाती है लिंक वर्ब। लिंक वर्ब की क्या खासियत होती है, वैसे तो वर्ब्स के बाद नाउन्स आते हैं उनके ऑब्जेक्ट बन के, लेकिन लिंक वर्ब के बाद में एडजेक्टिव और नाउन दोनों आ सकते हैं। और जो इनके बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो एक्चुअल में लिंक वर्ब को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ग्रामर सीरीज अगर आपने फॉलो की है तो अच्छे से आप जानते होंगे, है ना। चलो, सब्जेक्ट हो गया आपका जैकमा, वर्ब होगी आपकी इज जो कि एक लिंक वर्ब है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया सिनोनिमस नाम का एडजेक्टिव, ठीक है ना। इसको हमने ब्लू कलर में रखा हुआ है। आगे विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सक्सेस नाम का नाउन। तो ये पहले सेंटेंस की स्ट्रक्चर थी पूरे के पूरे। अभी यहां पे सक्सेस की जगह मैं सक्सेसफुल लिख दूं, आप 1 सेकंड में बता दोगे सेंटेंस गलत है। कैसे? सक्सेसफुल एक एडजेक्टिव होता है, सक्सेसफुल का मतलब होता है कामयाब, कामयाब। सक्सेस का मतलब होता है कामयाबी, कामयाबी एक नाउन है, कामयाब एक एडजेक्टिव है। अगर विद प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट देना था तो कामयाबी नाम का नाउन ही दे सकते हो। अगर फुल लगा के एडजेक्टिव बनाओगे, एडजेक्टिव कभी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होते, समझ गए। तो ऐसे आपको पार्सिंग बताती है कौन से सेंटेंस की कौन से वर्ड में दिक्कत है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ो, द इंग्लिश टीचर। यहां पे इंग्लिश एक नाउन है, लेकिन इस टीचर नाम के नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो वाला टीचर जो इंग्लिश पढ़ाए, इंग्लिश टीचर, समझ गए ना। इंग्लिश टीचर एक एडजेक्टिव और एक नाउन का कॉम्बिनेशन है। अब देखो, ये एक ऐसा नाउन है जो कि पहला नाउन है इस फुल स्टॉप के बाद, मतलब यही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। प्रेपोजिशन से जुड़ा नहीं हुआ, किसी और जो है वर्ब से जुड़ा नहीं हुआ, तो यही आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद देखो वर्ब लगी हुई है टर्न्ड, और टर्न के बाद लिखा हुआ है इंटरनेट एंटरप्रेन्योर। ये टर्न क्या है? ये अचानक से आई हुई V3 है जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये एक एडजेक्टिव का काम करती है। और इसके बाद में इंटरनेट एंटरप्रेन्योर नाम का एक कंपाउंड नाउन है। इंटरनेट भी नाउन, एंटरप्रेन्योर भी एक नाउन। ये कंपाउंड नाउन है इस पास्ट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्चुअल में ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि इंग्लिश टीचर को मॉडिफाई कर रहा है। वो वाला इंग्लिश टीचर है जो बदल गया इंटरनेट व्यवसायी में, एक इंटरनेट पे उद्योग जो है ना, उद्योगपति, इंटरनेट वाला उद्योगपति। तो इंग्लिश टीचर आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने वाला पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, और इस सब्जेक्ट की वर्ब है इज नाम की लिंक वर्ब। अगेन लिंक वर्ब के बाद में नाउन या एडजेक्टिव आएंगे, इसका जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनके। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास पर्सन नाम का कॉमन नाउन, ठीक है ना। पीछे एस लगा सकते हो तो मतलब कॉमन नाउन। इस पर्सन को मॉडिफाई कर रही है दो चीजें, दो एडजेक्टिव। पहला है रिचेस्ट नाम का एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अमीर। दूसरा कंट्रीज नाम का एक पॉजेसिव नाउन, नाउन की पॉजेसिव फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है। देखो पहला सेंटेंस तो आप समझ गए थे, अब दूसरा मैं आपके सामने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, है ना। इंग्लिश टीचर आपका सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। नाउन के लिए एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है टर्न्ड इंटरनेट एंटरप्रेन्योर। ये भी इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना। एक्चुअल में सब्जेक्ट तो यही है। इस सब्जेक्ट की वर्ब है इज, सिंगुलर सब्जेक्ट की सिंगुलर वर्ब। इज अकेले आई है तो लिंक वर्ब है, इसने एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रखा पर्सन नाम का सिंगुलर नाउन। इस पर्सन नाम के नाउन को दो एडजेक्टिव मॉडिफाई कर गए, एक तो रिचेस्ट और एक कंट्रीज। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कैसे सेंटेंस बनता है ना। अब इसमें कुछ चीजें देखते हैं। एक छोटा सा ग्रामर रूल है। ग्रामर रूल क्या है? वो ऐसा रूल है जो बोलने में तो आ जाएगा लेकिन लिखने के वक्त आपको उस रूल में दिक्कत होगी, है ना। ये इंग्लिश टीचर जो आप देख रहे हो ना, गलत है। आप जब भी ऐसा लिखते हो ना इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर, ये बोलने में ठीक है। इनफैक्ट मेरे चैनल का नाम भी यही है, योर इंग्लिश ट्यूटर।
इंग्लिश ट्यूटर, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है। इंग्लिश टीचर का मतलब है वो वाला टीचर जो इंग्लैंड में पैदा हुआ था, वो वाला टीचर जिसका इंग्लिश लैंग्वेज से नाता है। अगर आपको ऐसा लिखना है ना तो आपको बोलना चाहिए ट्यूटर या टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, बोलने में ठीक है, लेकिन परफेक्ट ग्रामर में आपको लिखना चाहिए ट्यूटर या टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश टीचर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है ये पता नहीं क्या पढ़ाता है, पर ये आया इंग्लैंड से है, इंग्लिश है, इसकी नागरिकता इंग्लिश है, समझ गए ना। तो ये गलत है लिखने के अंदर, तो याद रखें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, इंग्लिश टीचर की जगह लिखें टीचर ऑफ इंग्लिश। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि रिचेस से पहले द आना चाहिए था, सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले द लेती है, लेकिन अगर उससे पहले कोई पजेसिव पड़ा हो तो उस द को हम निकाल देते हैं। दिस इज द फास्टेस्ट कार, ये सबसे तेज कार है, फास्टेस्ट से पहले द आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे माय नाम का पजेसिव एडजेक्टिव लगा दूं, दिस इज माय द फास्टेस्ट कार, ये मेरी सबसे तेज कार है ना, मेरे पास 50 कारें हैं, सब में से तेज यही है। माय के आते इस द को निकाल देना है। अगर पजेसिव नाउन पजेसिव एडजेक्टिव आए तो द नहीं लगता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। सिंपल सा सेंटेंस है ये भी, पहले इसको पढ़ेंगे सिंपल तरीके से। ही फाउंडेड अलीबाबा, द क्लोजेस्ट थिंग अमेजन हैज टू अ पीयर एंड अ राइवल। कह रहा है इस बंदे ने, इस जैक मा ने फाउंड किया, एस्टेब्लिश किया अलीबाबा नाम की कंपनी को। ये वो अलीबाबा है जो कि क्लोजेस्ट थिंग है, जो सबसे नजदीक की चीज है। और कौन सी चीज? जो अमेजन के पास है, अमेजन हैज। और किसके नजदीक है? एक पीयर के और एक राइवल के। देखो अमेजन एक बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया भर में, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आपको लगता होगा फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, लेकिन फ्लिपकार्ट मिंत्रा सिर्फ इंडिया के बाहर कहीं भी नहीं है, है ना। अमेजोन पूरी दुनिया में है। युगांडा में जाओगे शायद वहां भी अमेजोन की ऐप जो है लोग यूज करते होंगे। तो अमेजोन के पास दुनिया भर में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन एक कॉम्पिटिटर है इसका, जैक मा। हालांकि अमेजोन से बहुत छोटी कंपनी रखता है, लेकिन फिर भी इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर जो है ना वो यही है, जैक मा की कंपनी अलीबाबा। तो कह रहा है इसने फाउंड किया अलीबाबा को, ये क्लोजेस्ट थिंग है टू अ पीयर एंड अ राइवल, जो कि अमेजोन के पास है ना। राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर। पीयर का मतलब होता है सहकर्मी, आपके बराबरी वाला, ठीक है। अब इस सेंटेंस को अपने सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से समझते हैं, एक सेंटेंस कैसे बना हुआ है। ध्यान से देखें, ही नाम का प्रोनाउन शुरू में आया। वो नाउन, वो प्रोनाउन जो सेंटेंस के शुरू में आए, किसी प्रेपोजिशन से ना जुड़ा हो, किसी वर्ब से ना जुड़ा हो, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है आपका अवारा नाउन, उसको आप बोलेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। ये बन गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की वर्ब है V2, यहां पे फाउंडेड, सब्जेक्ट को वर्ब देनी थी, हमें वर्ब भी मिल गई। फाउंड क्या किया? व्हाट या हुम का रिप्लाई देने वाला, व्हाट या हुम का रिप्लाई देने वाला किसी भी वर्ब से, और वर्ब के बाद लिखा जाने वाला नाउन कहलाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वर्ब से क्या या कौन का रिप्लाई दे और वर्ब के बिल्कुल बाद में लिखा हो, वो कहलाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो यहां पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया अलीबाबा नाम का नाउन। इतनी कहानी क्लियर। अब देखो एक कोमा लगा करके एक पूरा फ्रेज पड़ा है यहां पे। ये पूरा फ्रेज है एक एडजेक्टिवल फ्रेज। कैसे पता लगा मुझे? कैसे पता लगा ये एडजेक्टिवल फ्रेज है? ये अलीबाबा के बारे में बता रहा है। कह रहा कौन सा अलीबाबा? वो अलीबाबा जो सबसे नजदीक है अमेजोन के एक पीयर और एक राइवल के तौर पे। तो अलीबाबा के बारे में बताने के लिए इस पूरे क्लोज की आइडेंटिटी हमें पता लगी, या फ्रेज की आइडेंटिटी हमें पता लगी, जो कि एक एडजेक्टिव की। लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये जितना जमीन के ऊपर है ना उससे ज्यादा जमीन के नीचे है वाला क्लोज, बहुत कंपाउंड क्लोज है। कैसे? ध्यान से देखो, अलीबाबा द क्लोजेस्ट थिंग, थिंग यहां पे एक नाउन है, क्लोजेस्ट एक एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। अमेजोन हैज को यहां बीच में से हटा दो, थोड़ी देर के लिए समझो, यहां पे नहीं रखा हुआ। थिंग के बाद में रखा हुआ है टू नाम का प्रेपोजिशन। इस टू प्रेपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है अ पीयर और दूसरा है अ राइवल। समझ गए? एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए दो ऑब्जेक्ट हैं इस टू प्रेपोजिशन के। तो द क्लोजेस्ट थिंग टू अ पीयर एंड अ राइवल, ये तो बना हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसके बाद में दैट नाम का एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, जो कि दिख नहीं रहा आपको, इसने हटा रखा है। उस दैट के बाद में एक पूरा एडजेक्टिव क्लोज रखा है, अमेजोन हैज, दैट अमेजोन हैज। समझे मेरी बात को? अब वो दैट अमेजोन हैज यहां लिखने की वजह से बजाय इसने दैट को तो दिया निकाल और अमेजोन हैज को रख दिया यहां पे बीच में। ऐसा होता है इंग्लिश में, जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगेगा। क्लोजेस को और फ्रेजेस को बीच में आप शफल कर सकते हो। ये फ्रेज वाली क्लास में आएगा, ग्रामर सीरीज की क्लोज और फ्रेज कराऊंगा, वहां पे इसको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये अलीबाबा के लिए ऐसे एक एडजेक्टिव फ्रेज है, द क्लोजेस्ट थिंग टू अ पीयर एंड राइवल, दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन,
अमेजोन एक नया सब्जेक्ट, हैज उसकी वर्ब। अब दैट को हमने निकाल दिया और अमेजोन हैज को हमने थिंग के बाद में रख दिया। समझ गए? तो इस तरीके से हमने इस पूरे सेंटेंस को बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे आपको पार्स करना होता है। अब इसमें एक छोटा सा ग्रामर रूल है, वो हम देख लेते हैं। ग्रामर रूल कई बार मैं करवा चुका हूं, पर मैं सोच रहा हूं यार 6 रिवीजन हो जाते हैं ना जब किसी चीज के, 6 रिवीजन के बाद कोई भी चीज को आप कह सकते हो। मैं अच्छे से जानता हूं 6 रिवीजन इन 6 मंथ्स अगर किसी चीज के आप करते हो तो आप कह सकते हो उस रूल को या उस वर्ड को मेरा उससे कोई नाता है। तो अब 6 रिवीजन इस वर्ड के आज हो जाएंगे। फाइंड और फाउंड नाम की वर्ब के बीच में डिफरेंस मैं आपको फिर से बता रहा हूं। 2 वर्ब्स है हमारे पास, पहली है फाइंड, दूसरी है फाउंड। फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, थर्ड फॉर्म है फाउंड। फाउंड की सेकंड फॉर्म है फाउंडेड, थर्ड फॉर्म है फाउंडेड। दोनों वर्ब्स के अलग अलग मीनिंग है। फाइंड का मतलब है ढूंढना या पाना, पाना समझो है ना, पाना। और फाउंड का मतलब है एस्टैब्लिश करना या किसी चीज को स्थापित करना, स्थापित करना है ना, किसी चीज को पक्का करना। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी सेकंड फॉर्म भी फाउंड है और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी फाउंड है। अब यहां से शुरू होती है सारी कंफ्यूजन। कैसे कंफ्यूजन होगी? क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा ये फाउंड यहां पे V1 लगी हुई है इस वाली वर्ब की या V2 लगी हुई है इस वाली वर्ब की। और कैसे पता करोगे आप पता करोगे इनके मीनिंग से। 2 सेंटेंस आपके सामने हैं। जेफ बिजोस फाउंड द अमेजोन। जेफ बिजोस ने अमेजोन को फाउंड किया। जेफ बिजोस फाउंड द अमेजोन। ये बिजोस के बाद में जो फाउंड रखा है ये है एक V2। कैसे पता लगा मुझे? बिजोस के बाद में, जेफ बिजोस एक आदमी का नाम है, अगर V1 आती तो उसके बाद S लगा होता। अगर ये V1 आती तो उसके बाद S लगा होता। S तो लगा नहीं हुआ, तो ये क्या है? V2 है। और दूसरा मुझे पता लगा इसके मीनिंग से, जेफ बिजोस ने अमेजोन को स्थापित किया, तो मुझे ऐसे भी पता लगा ये फाउंड नाम की वर्ब की बात कर रहा है। लेकिन इसने यूज कर रखा है फाउंड नाम की वर्ब का V1। अगर V1 यूज करना था तो पीछे S लगाता। अगर इसने V2 यूज करना था तो लगाता फाउंडेड। अब इसने आपको कंफ्यूज कर दिया, इसने V2 यूज कर दिया। इसका यूज करनी थी ये वाली वर्ब, यूज करना था V2 ये वाला, लेकिन यूज कर दिया ये वाला V2 और इसके लिख करके इसने फाउंड छोड़ दिया। आपको यहां पे इसको करेक्ट करना है और लिखना है इसकी जगह फाउंडेड। वैसे यहां देखो, आई कुड नॉट फाउंड माई वॉलेट की दैट डे। मैं नहीं ढूंढ पाया अपनी वॉलेट की की उस दिन। यहां पे कुड वर्ब के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन ढूंढने की बात हो रही है इस वाली वर्ब की, ना कि इस वाली वर्ब की। कीज को आप स्थापित नहीं करते हो, कीज को आप ढूंढते हो। तो फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, लेकिन इस वाली की लगा दी, तो मुझे क्या करना है? यहां पे फाइंड लगा देना है, फाउंड को काट के। किसी का सवाल ये ना हो, सर ये सेकंड फॉर्म भी तो हो सकती है ना ढूंढने की, हो सकती है, लेकिन मॉडल अपने बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इसके बाद में कभी V2 नहीं आती। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, फाइंड आएगी, इसको काट के फाइंड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बार बार रिवीजन करना है आपको। अगला सेंटेंस देखेंगे। आफ्टर डोनाल्ड जे ट्रंप वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 16, मिस्टर मा वॉज द फर्स्ट हाई प्रोफाइल चाइनीज पर्सन ही मेट विद। कह रहा आफ्टर बाद में, अच्छा किसके? जब ट्रंप साहब इलेक्ट हुए थे, चुने गए थे। और क्या चुने गए थे भाई? प्रेसिडेंट। कब? 2016 में। कह रहे 2016 के इस हादसे के बाद, है ना। हुआ क्या? मिस्टर मा जो थे ना, वो पहले हाई प्रोफाइल चाइनीज पर्सन थे। मिस्टर मा पहले बड़े प्रोफाइल वाले चाइनीज इंसान थे जिनसे ट्रंप मीट विद किया, जिनसे ट्रंप जा मिला। अब यहां पे ही लगा है ट्रंप के लिए। कोई मुझसे पूछेगा कमेंट्स में, सर ये ट्रंप के लिए लगा है, क्यों जैक मा के लिए नहीं लगा? अरे जैक मा तो अपने आप से नहीं मिलेगा ना, ट्रंप से ही मिलेगा। तो ट्रंप मिला जैक मा से, ना कि जैक मा मिला अपने आप से। समझ गए ना? तो ही लगा यहाँ पे ट्रंप के लिए। ये सेंटेंस आपने समझ लिया। अब आएंगे इस सेंटेंस की ब्रेकिंग टेक्निक से इसको पढ़ने पे, है ना। सब कुछ आपके सामने है। ग्रीन कलर में नाउन्स, एडजेक्टिव्स ब्लू में, कंजंक्शन येलो में, है ना। वही काम हमें करना है। देखो आफ्टर जो है ना, यहाँ पे एक कंजंक्शन। कुछ लोग बोलेंगे सर आफ्टर एक प्रेपोजिशन भी होती है। बिल्कुल ठीक है बात तुम्हारी, आफ्टर प्रेपोजिशन भी होती है और कंजंक्शन भी होती है। ये हमें डिसाइड करना होता है सेंटेंस को पढ़ के ये क्या काम कर रही है। मैंने आपको बताया कंजंक्शन है, देखते हैं ये क्यों कंजंक्शन है, अभी पता लगेगा हमें। डोनाल्ड जे ट्रंप, अगर आफ्टर एक कंजंक्शन है तो डोनाल्ड जे ट्रंप पहला आवारा नाउन है जो किसी प्रेपोजिशन या वर्ब से नहीं जुड़ा हुआ। इससे पहले कोई वर्ब आ रही है, प्रेपोजिशन आ रही है? नहीं आ रही। अगर ये आवारा नाउन है तो ये है तुम्हारा सब्जेक्ट। ठीक, अगर ये तुम्हारा सब्जेक्ट है तो वॉज इलेक्टेड इसकी वर्ब है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट भी मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया और वर्ब भी मिल गई। कंजंक्शन अभी भी यहां रखी हुई है, आगे बढ़ते जाओ। अच्छा क्या इलेक्ट हुआ था? व्हाट या हुम का रिप्लाई कौन सा नाउन कर रहा है? प्रेसिडेंट नाम का नाउन कर रहा है। तो इलेक्ट के बाद में प्रेसिडेंट नाम का वर्ब, प्रेसिडेंट नाम का जो है नाउन, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है वॉज इलेक्टेड का। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ना। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 2016 नाम का जो है प्रॉपर नाउन, 2016 नाम का ईयर। अब इतना आप समझ गए।
अब देखो मिस्टर मा नाम का दूसरा सब्जेक्ट आया यहाँ पे कोमा के बाद। दो क्लोज जब मिलते हैं कंजंक्शन के जरिए। ये कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि ये डोनाल्ड जे ट्रंप और इन 2016 से यहां से लेके यहां तक, देखो यहां से लेके यहां तक ये जो पहला क्लोज आया ना जिसमें सब्जेक्ट ये था वर्ब ये थी, इसको मिला रहा है दूसरे क्लोज से जिसमें सब्जेक्ट ये होगा वर्ब उसकी ये होगी। समझ गए ना? ये कंजंक्शन का यही काम है, इन दोनों क्लोजेस को आपस में मिक्स करना। तो मैंने सेंटेंस को पढ़ा और पढ़ के मुझे लगा कि ये कंजंक्शन है, ये प्रेपोजिशन नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे मुझे पता लगता है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी वर्ब होगी, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रेपोजिशन होगी, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया प्रॉपर नाउन 2016। अब देखो सब्जेक्ट नंबर 2 मिस्टर मा, इसकी वर्ब है अगेन वॉज, वर्ब नंबर 2 है ना। अच्छा इसके बाद क्या आ रहा है? वॉज द फर्स्ट हाई प्रोफाइल चाइनीज पर्सन। इस वॉज वर्ब के बाद में जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है पर्सन है ना, इस पर्सन को हमने मॉडिफाई किया 3 नाउन से, पहला हाई प्रोफाइल और चाइनीज। ये तीनों इस पर्सन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये चाइनीज भी पर्सन के बारे में बता रहे हैं, हाई प्रोफाइल भी पर्सन के बारे में बता रहा है और फर्स्ट भी पर्सन के बारे में बता रहा है। समझ गए ना? तो इस तरीके से माँ की वर्ब है वॉज और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है माँ का पर्सन, जो मॉडिफाई हो रहा है 1, 2 और 3 नाउनों से। आगे बढ़ो, यहां पे दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन हटा दिया हमने। दैट के बाद में तीसरा क्लोज शुरू हुआ पर्सन के लिए एडजेक्टिव क्लोज, ही मेट विद। समझ गए मेरी बात को? तो दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन हमने निकाल दिया। सब्जेक्ट नंबर 3 बना ही, वर्ब नंबर 3 बनी इसकी मैट। विद एक प्रपोजिशन है, मैट मीट विद, जो है ना मीट विद एक फिक्स प्रपोजिशनल फ्रेज है। इसका मतलब होता है किसी से डिस्कशन करना, मिलना नहीं, उससे बैठ करके मीटिंग करना, कॉन्फ्रेंस करना, है ना, उससे विचार विमर्श करना। तो मीट विद जब भी साथ में आएगा, इसका मतलब ये होगा किसी से आपने विचार विमर्श किया है। तो इसलिए यहाँ पे विद प्रपोजिशन है, इसको आपको लास्ट में रखना पड़ेगा। आई थिंक अब समझ गए होंगे। एक बार रिपीट कर देता हूं पूरा सेंटेंस कैसे बना हुआ है, ध्यान से देखें। आफ्टर एक कंजंक्शन है जो कि इस क्लॉज और इस क्लॉज को आपस में मिला रही है। इस कंजंक्शन का यही काम है, हमने शुरू में लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है 2016। मिस्टर मा सब्जेक्ट नंबर 2 है, इस कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। वॉज इसकी वर्ब है। हाई प्रोफाइल चाइनीज, ये 3 एडजेक्टिव्स इस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पर्सन को मिला रहे हैं, है ना, एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पे दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट है पर्सन नाम का ये वाला नाउन। इस दैट को हमने हटा दिया है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दैट को आप अक्सर नहीं लिखते हैं, है ना, हिडन है यहाँ पे। इसके बाद सब्जेक्ट नंबर 3 है मीट, जो है ही, और इसकी वर्ब है मैट, है ना, V2। सब्जेक्ट नंबर 3 की वर्ब जो है V2 है मैट। विद एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाने के लिए हमने रखा है, इसका ऑब्जेक्ट एक्चुअल में पर्सन ही है, एंटीसीडेंट ही है। आई थिंक समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे आज के लास्ट सेंटेंस की तरफ, फिर मैं एक सेंटेंस आपको दूंगा जो आपको करना है ना। चलिए हाँ, यहाँ पे ग्रामर रूल भी है, वो मैं आपसे अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ अलग से। ध्यान देना, बहुत लोग इलेक्ट के बाद में एज लगाते हैं। शी वॉज इलेक्टेड एज आवर टीम लीडर और आवर कैप्टन, है ना। शी वॉज इलेक्टेड एज आवर टीम लीडर और एज आवर कैप्टन। ध्यान दें, इलेक्ट वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट सीधे सीधे रखा जाता है। एज प्रपोजिशन को बीच में फंसाने की गलती ना करें। तो वो सारी की सारी वर्ब्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं जो अपने बाद कभी भी एज ना लें। अक्सर एग्जाम में इन वर्ब्स को आप एनकाउंटर करेंगे, कॉल, इलेक्ट, रजिस्टर, अपॉइंट, मेक, चूज, थिंक, नेम और कंसीडर, है ना। आप किसी को लिखो आई कंसीडर हिम एज माई बेस्ट फ्रेंड। ये जो एज है ना गलत है। कंसीडर वर्ब के बाद में एज का कोई काम नहीं है। आप लिखो आई कंसीडर हिम माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये सभी वर्ब्स का यही काम है। वी नेम्ड हिम मनीष, हमने उसका नाम मनीष रखा, तो नेम के बाद में मनीष लगा दें। नेम्ड हिम एज मनीष लगाने की गलती ना करें। अच्छा बिल्कुल इसका उल्टा, ये वर्ब्स के बाद में आप हमेशा एज देखोगे। आई रिगार्ड हिम एज माई बेस्ट फ्रेंड, ही ट्रीटेड अस एज हिज बेस्ट फ्रेंड, वी कैन डिस्क्राइब हिम एज अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, यू कैन नॉट डिफाइन इट एज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वी व्यू द वर्ल्ड एज इट इज, वी नो हिम एज आवर नेबर। समझ गए ना, सबके बाद में एज आएगा। अगर एज नहीं लगाया तो गलती कर जाओगे, इस रूल को ध्यान रखें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। करत अभ्यास, है ना, अभ्यास करना पड़ेगा तभी ये रूल आपके दिमाग में बैठेंगे, है ना। पेपर में स्क्रीनशॉट काम नहीं आएगा। अब लास्ट सेंटेंस है, लंबा है, इसको हम देख लेते हैं, फिर आपको मैं आज का क्विज का सेंटेंस बताता हूं। चाइनीज ऑफिशियल्स ऑन
Thursday said they had opened an antitrust investigation into Alibaba. चाइनीज अधिकारियों ने थर्सडे को ऐसा कहा कि वो ओपन कर चुके थे एक एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन को। एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें किसी कंपनी के खिलाफ ये जांच की जाती है कहीं ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के साथ बुरा बर्ताव तो नहीं करती है, अपने कॉम्पिटिटर को बिजनेस करने से रोकती तो नहीं है अपने पैसे और पावर का यूज करके, है ना। इसको कहते हैं एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन। तो चाइनीज ऑफिशियल्स ने थर्सडे को कह दिया कि हमने एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है अलीबाबा के अंदर। कह रहे ये जो वो अलीबाबा है जो पावर हाउस ई कॉमर्स कंपनी है, बहुत ही बड़ी बहुत ही पावरफुल ई कॉमर्स कंपनी है जो कि इसने को फाउंड की है, जो कि जैक मा ने अपने साथ किसी के साथ मिलकर एस्टैब्लिश की है और जिसके ऊपर ओवर विच ही स्टिल होल्ड्स कंसिडरेबल स्वे, जिसके ऊपर अभी भी वो होल्ड करता है बहुत ही कंसिडरेबल स्वे को, प्रभुत्व को, इन्फ्लुएंस को। समझ गए ना। तो इन्होंने बोला अलीबाबा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, उस पावर हाउस के खिलाफ जो अलीबाबा नाम जो इस जैक मा ने फाउंड किया था और जिसके ऊपर आज भी जैक मा का बहुत बड़ा जो है स्वे है, इन्फ्लुएंस है। अब इसको देखते हैं सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से, है ना। चलो आ जाओ। चाइनीज क्या है? एक एडजेक्टिव। ऑफिशियल्स क्या है? एक कॉमन नाउन। पीछे एस लगा हुआ है। जनरली कॉमन नाउन्स को हम जो है एस लगा के बताते हैं। ध्यान से देखो तो यही नाउन आपका सब्जेक्ट है, समझ गए ना। पहला नाउन जो मिले वर्ब और प्रेपोजिशन से ना जुड़ा हो। चाइनीज इसको मॉडिफाई कर रहा है। ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है थर्सडे। अब देखो सब्जेक्ट जो आपने ढूंढा, इसकी वर्ब कहाँ है? वर्ब आ गई सेड, समझ गए ना। ये ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है थर्सडे, ठीक है। ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो सेड क्या किया, सेड के बाद में लिखा हुआ दैट। उन्होंने कहा कि, अब वो की वाला जो दैट है मैंने आपको बताया दैट को बीच में से हम निकाल देते हैं, तो यहाँ पे दैट जो है बीच में फंसा हुआ है लेकिन आपको दिख नहीं रहा वो, है ना। तो दैट के बाद में इस कंजंक्शन के बाद में दूसरा सब्जेक्ट आया दे। कंजंक्शन के बाद में नया सब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 आया दे। इसकी वर्ब है हैड ओपन नाम का पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर इसकी वर्ब, ठीक है ना। अच्छा ओपन किसको किया था? व्हाट या होम का रिप्लाई कौन कर रहा है? एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन। क्या ओपन किया था? व्हाट डिड दे ओपन? उन्होंने ओपन किया था इस इन्वेस्टिगेशन को। एंटी ट्रस्ट भी नाउन, इन्वेस्टिगेशन भी नाउन, दो नाउन मिलकर कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इनटू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अलीबाबा, ठीक है। अब देखो इतना हम समझ गए ना। ये पूरा का पूरा अलीबाबा को बताने के लिए एक रिलेटिव फ्रेज है, पूरा का पूरा रिलेटिव फ्रेज है। कैसे लिखा हुआ है इसने? वो अलीबाबा जो कि पावर हाउस ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है ना। बहुत ही पावर हाउस ई कॉमर्स कंपनी है। ये तीनों नाउन है, कंपाउंड नाउन का काम कर रहे हैं, ठीक है। एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं इस अलीबाबा के लिए। अब देखो इस कंपनी के लिए एक नया रिलेटिव पूरा का पूरा क्लोज आया हुआ है, समझ गए मेरी बात को। ये इतना जो था, इतना यहां से लेके यहां तक, है ना, ये इतना, ये तो है एक एडजेक्टिव किसके लिए? अलीबाबा के लिए। लेकिन इस एडजेक्टिव में जो कंपनी नाम का नाउन है, इस नाउन को एंटीसीडेंट बना के इसने पूरा का पूरा एक रिलेटिव क्लोज लिखा हुआ है, दैट ही को फाउंडेड एंड ओवर विच ही स्टिल होल्ड्स कंसीडरेबल स्वे। समझ गए। अब इस रिलेटिव क्लोज को अपने को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। दैट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है? वर्ब का ऑब्जेक्ट होने का। रिलेटिव प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन वो एक तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से एक चीज होगा, दूसरा वो कंजंक्शन जरूर होगा। तो ये कंजंक्शन का काम तो कर ही रहा है ना। साथ ही साथ ये सब्जेक्ट नहीं बल्कि को फाउंडेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। समझ गए मेरी बात को। सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, वर्ब है इसकी को फाउंडेड। क्या को फाउंडेड किया? दैट को को फाउंडेड किया, समझ गए। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे बना हुआ है। एंड कंजंक्शन है। इसके बाद ये ओवर विच रखा है, इसको अलग कर दो आप, इसको मैं बाद में बताऊंगा क्या है। इसके बाद यहाँ पे ही नाम का एक और क्लोज शुरू हो रहा है ही नाम के सब्जेक्ट से, जिसकी वर्ब है होल्ड्स। समझ गए। ही की वर्ब है होल्ड्स। और क्या होल्ड करता है? स्वे नाम के इस नाउन को। होल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है स्वे नाम का नाउन। और कंसीडरेबल क्या है? एक एडजेक्टिव है जो स्वे नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इस बीच वाले को मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है क्या है, इसको मैं अलग करके बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा लास्ट के अंदर, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, है ना। फिर सुन लो। ऑफिशियल, इसकी वर्ब है सेट। ऑफिशियल की वर्ब है सेट। ऑन का ऑब्जेक्ट है थर्सडे। चाइनीज मॉडिफाई कर रहा है ऑफिशियल्स को। दैट नाम का कंजंक्शन बीच में रखा हुआ था जो कि यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 आया दे, उसकी वर्ब है हैड ओपन्ड। ओपन किसको किया? इस जो है कंपाउंड नाउन को। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन नाम का कंपाउंड नाउन। इनटू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अलीबाबा। मामला सेट, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई। अब अलीबाबा के लिए इसने एक एडजेक्टिव लगाया, द पावर हाउस इन ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है ना। अगर ये इतना ही होता तो इसको अलीबाबा से पहले भी रख देते, लेकिन इसके बाद में एक रिलेटिव क्लोज है।
इस रिलेटिव क्लोज होने की वजह से अली बाबा के बाद इस एडजेक्टिव को हमने रखा है। समझ गए मेरी बात को? अगर ये इतना ही होता, ये बाद वाला ना होता, ये बाद वाला ना होता, तो इस नाउन को हम यहां रख देते, पर बाद वाला होने की वजह से हमने अली बाबा के बाद में इसको रखा है। अब देखो, इस ये पूरे के पूरे कंपनी को मॉडिफाई करने वाला ये रिलेटिव क्लोज दैट से शुरू हो रहा है। दैट यहाँ पे इस रिलेटिव क्लोज का ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है और को फाउंडेड इसकी वर्ब है। अच्छा, इसमें एंड के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 आया अगेन ही, इसकी वर्ब आई होल्ड्स और इसका ऑब्जेक्ट आया स्वे। ठीक है ना? इस स्वे को मॉडिफाई कर रहा है कंसीडरेबल नाम का एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है बहुत सारा। कंसीडरेबल मतलब बहुत सारा, स्टिल यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, अब आ जाओ ओवर विच का क्या काम है। ओवर विच एक रिलेटिव एडवर्ब है जो कि कंजंक्शन का काम भी कर सकती है और एडवर्ब का काम भी कर सकती है। एडवर्ब कैसे है? इसका होल्ड कहां पे है, इसका स्वे कहां पे है, वेयर का रिप्लाई करने वाली है ये ओवर विच नाम की रिलेटिव एडवर्ब। समझ गए मेरी बात को? ये कंजंक्शन का काम भी कर सकती है, लेकिन एंड नाम की कंजंक्शन आई है, अब ये सिर्फ यहां पे एडवर्ब का काम कर रही है। अगर ये एंड ना आया होता तो ये कंजंक्शन का काम भी कर देती और एडवर्ब का काम भी कर देती। समझ गए मेरी बात को? अब देखो, ये ओवर विच बना कैसे है? ओवर प्रीपोजिशन है और विच एक प्रोनाउन है। समझ गए मेरी बात को? तो ये ओवर विच को आप लास्ट में भी रख सकते थे, यहां भी रख सकते थे। समझ गए? ही स्टिल होल्ड्स अ कंसिडरेबल स्वे ओवर विच, यहां भी रख दो चाहे यहां भी रख दो, ये है रिलेटिव एडवर्ब, वेयर का रिप्लाई कर रही है, ओवर प्रीपोजिशन और विच नाम के प्रोनाउन से मिलकर बनी है। तो इस तरह से एडवर्बियल फ्रेजेस भी आपको मिलते हैं नाउन प्रोनाउन से मिलकर के बने हुए, प्रीपोजिशन के साथ जुड़े हुए। आई थिंक आज का यही सेशन अपने रैप अप करेंगे, लंबा हो जाएगा तो आपको मजा भी नहीं आएगा, है ना? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुझे मालूम है कई लोगों के दिमाग से धुआं निकलने लगता होगा, सर ये हो क्या रहा है। इसके लिए आप सभी को सजेस्ट करूंगा मैं, चैनल पर रखी हुई ग्रामर प्लेलिस्ट को फॉलो करो, सब कुछ है उसमें, एवरीथिंग इज देयर जो आपको जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए, है ना? फुल्ली डिजाइंड है एनिमेटेड वे में शुरू से लास्ट तक। 30 वीडियो को आप फॉलो करो, फिर किसी दिन इस वीडियो को चला करके देखना, उस ग्रामर प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप बोलोगे सर अभी इंग्लिश से मुझे डर नहीं लगता, अब इंग्लिश को मैं एंजॉय करता हूं, आप मुझे सेंटेंस दो मैं उसको एंजॉय करूंगा, जैसे मैं मैथ्स को एंजॉय करता हूं वैसे मैं इंग्लिश को भी एंजॉय करना चाहता हूं। तो मेरा आपसे यही सजेशन है, सिस्टमेटिकली सीखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मैं दिखा देता हूं आपको आज के क्विज का क्वेश्चन, जरूर से एक लाइक दें, है ना? 1500 लाइक्स, अगेन 1500 लाइक आप दे दिया करो, वीडियो अपने आप देख लेता है यूट्यूब, सब तक पहुंचाने का काम यूट्यूब का है ना? 1500 लाइक्स के लिए सभी लाइक करेंगे तभी 1500 पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, पूरे हर सेंटेंस के हर वर्ड को आप यहाँ पे ब्रेक करेंगे और उसका पार्ट ऑफ स्पीच जानेंगे, सब्जेक्ट वर्ब को ढूंढेंगे। इसका आंसर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन कमेंट्स में एटलीस्ट इतना जरूर बताना कितने परसेंटेज आपने इसको पास किया, 5% या 95%, है ना? ऑनेस्टली बताना, ये आपके सामने इसका आंसर है। हर चीज को मैंने तोड़ करके बता दिया आपको सिंपली तरीके से, कैसे आपको इसको ब्रेक करना था। डालना कमेंट सेक्शन में, मुलाकात लूंगा प्रोबेबली आज ही शाम को एक स्पेशल वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।